हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार। किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार हम लोग आज उसका अंतिम पार्ट देखने वाले हैं। अगला है आपका 8वां, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो चलिए देखते हैं। तुल्यता संबंध अंग्रेजी में से कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। चलिए इसको समझते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। यानी कहने का मतलब है कि जो रिलेशन R है ना आपका, अगर वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाता है तब उसे हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। तो मैंने आपको बता रखा था, स्वतुल्य के लिए बताया था आपको कि उसमें ए बिलोंग्स करना चाहिए R से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये किसके लिए बताया था? स्वतुल्य के लिए। ये स्वतुल्य के लिए बताया था। सममित के लिए क्या आपको बताया था कि अगर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो उसमें बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये किसके लिए बताया था? सममित के लिए बताया था, तब वो सममित होता है। और संक्रामक के लिए क्या बताया था आपको कि अगर ए बी आर से बिलोंग करे तथा बी सी भी आर से बिलोंग करे तो हमें उसमें ए सी भी देखना होगा कि बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये किसके लिए बताया था मैंने? संक्रामक के लिए बताया था। तो अगर कोई रिलेशन आर स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए और संक्रामक हो जाए, तीनों का तीनों हो जाए, तभी उसे हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं होता है तब वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रिलेशन R तुल्यता संबंध कब कहलाता है? जब वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। यहां लिखते हैं माना T किसी तल में स्थित समस्त त्रिभुजों, किसी तल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। एक समुच्चय है। T क्या है? किसी तल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर है T1, T2 इस फॉर्म में है ना, जहां T1 सर्वांगसम है T2 के। T1 सर्वांगसम किसके है? T2 के। त्रिभुज यानी कि पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सर्वांगसम है। उसमें ऑर्डर पर इस रूप में है जहां T1 किसके सर्वांगसम है? T2 के। यानी T1 और T2 के संबंध क्या है? वो एक दूसरे के सर्वांगसम है। ठीक है, एक संबंध है, एक संबंध है। सिद्ध करें कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ये जो R देख रहे हैं, ये रिलेशन R जो देख रहे हैं, ये तुल्यता संबंध है। ये हमें साबित करके दिखाना है। तो तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए हमें इस रिलेशन R को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों दिखाना होगा।
तो यहां देख लीजिए एलिमेंट की ऑर्डर पेयर T1 और T2 इस तरह से है, जिसमें संबंध क्या दर्शाया गया है कि दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देखते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं। हम लोग यहां लिख सकते हैं कि नहीं कि T1 जो है ना सर्वांगसम है T1 के, यानी कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम तो बिल्कुल हो सकता है ना जी, क्योंकि वो खुद के सर्वांगसम इसलिए हो सकता है अगर मैं वही T1 जो ट्रायंगल है उसी प्रकार का दूसरा ट्रायंगल बनाऊं वो भी T1 यानी कि समान माप का, ठीक है, तो वो एक दूसरे को आसानी से ढक लेगा, यानी एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कि T1 खुद के सर्वांगसम तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहां कह सकते हैं कि T1 बिलोंग करेगा रिलेशन R से। या हम ऐसे भी इसे दिखा सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 जो होगा ना सर्वांगसम होगा T2। कैसे लिख सकते हैं ना, यानी कहने का मतलब है कि T2 भी बिलोंग करेगा R से, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सममित के लिए। तो सममित की बात करते हैं। सममित के लिए तो सममित के लिए यहां पे लिख सकते हैं कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R से, यानी मतलब यही ना हुआ इसका कि T1 सर्वांगसम है T2 के। जब T1 सर्वांगसम है T2 के तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि T2 भी सर्वांगसम होगा T1 के, यानी कहने का मतलब कि T2 T1 भी बिलोंग करेगा R से। इसलिए देख रहे हैं कि जब T1 T2 R से बिलोंग कर रहा है और T2 T1 भी R से बिलोंग कर रहा है, इसलिए R सममित संबंध है, सममित संबंध है। यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझे ना। अच्छा, अब रही बात संक्रामक की, तो चलिए अब संक्रामक के लिए भी दिखा देते हैं। संक्रामक के लिए तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 सर्वांगसम है T2 के तथा T2 सर्वांगसम है T3 के। जब T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, इसका मतलब कि T1 T3 के सर्वांगसम हो जाएगा। इतना तो पता है ना सर्वांगसम के रूल से, इसलिए R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, यानी कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो जब ये तीनों हो गया, यहां पे लिख सकते हैं अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो हम लोग उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। समझ गए। चलिए, तो किसी समुच्चय पर संबंध के प्रकार हमने देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम संबंध के बारे में। प्रतिलोम संबंध क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। प्रतिलोम संबंध, अंग्रेजी में इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो देखते हैं प्रतिलोम संबंध होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि माना R सबसेट है A क्रॉस B का। जब R सबसेट हो A क्रॉस B का तो यहां कह सकते हैं कि A से B में, R जो है A से B में एक संबंध है, क्योंकि वो सबसेट है A क्रॉस B का, इसलिए वह एक संबंध है। तो R के प्रतिलोम संबंध को, प्रतिलोम संबंध को R इनवर्स यानी R का पावर -1 R इनवर्स से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब कि R इनवर्स किसके बराबर होगा, तो R इनवर्स बराबर होगा B, A ऑर्डर पेयर के, जहां AB बिलोंग्स करेगा R से। यानी यहां पर अब जो R इनवर्स होगा, यहां लिख सकते हैं कि जहां जो R इनवर्स जो होगा
वह सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। देख रहे हैं ना, एलिमेंट पलट जा रहा है, प्रथम घटक द्वितीय घटक बन जा रहा है, द्वितीय घटक प्रथम घटक बन जा रहा है आर इनवर्स वाले में। यानी कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो उसको खाली पलट के कर देना है, प्रथम घटक द्वितीय घटक बना देना है और द्वितीय घटक प्रथम घटक बना देना है। वो सारे ऑर्डर पेयर का जो समुच्चय होगा वही संबंध आर का प्रतिलोम कहलाएगा। समझ गए? और उसे हम लोग आर इनवर्स से सूचित करेंगे। यानी कि अगर संबंध आर का प्रांत जो होगा, संबंध आर का जो प्रांत होगा वो बदल जाएगा आर इनवर्स के परिसर के, और आर इनवर्स का जो प्रांत होगा वह आर के परिसर के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना? इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट ए बी के फॉर्म में है। तो आपको पता है कि अगर रिलेशन कोई आर दिखा रहा है और उसमें एलिमेंट ए बी के फॉर्म में है तो इसके सभी प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा ना वह क्या कहलाता था? प्रांत कहलाता था, और द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता था। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हमें क्या कर देना, आर इनवर्स निकालने के क्रम में पलट देना है। तो जब पलट देंगे उसे, यानी प्रथम घटक द्वितीय घटक और द्वितीय घटक प्रथम घटक बना देंगे, तो इस आर इनवर्स का प्रांत ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी कि इसके द्वितीय घटकों का समुच्चय इसके प्रथम घटकों के समुच्चय के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यह होगा कि अगर आर इनवर्स के प्रांत की बात करें तो वह बराबर हो जाएगा किसके परिसर के? आर के परिसर के। और अगर हम लोग परिसर की बात करें आर इनवर्स के तो किसके बराबर हो जाएगा? प्रांत आर के, है ना, आर के प्रांत के बराबर होगा। एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लो। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 4 5। मैं यहां पे एक इक्वेशन आर दिखाता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 4 और 2 5 3 5। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर एलिमेंट है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। अच्छा, अगर मैं इसका प्रांत पूछूं तो 1 2 3 और प्रांत की बात, सॉरी परिसर की बात करूं तो 4 5, परिसर की बात करूं तो 4 5। अगर मैं कहूं कि इसका आर इनवर्स बताइए तो आर इनवर्स में करना क्या होगा? जितने भी क्रमित युग्म होंगे सबको पलट देना होगा। यानी यहाँ पे 4 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा और 5 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो इसका प्रांत क्या होगा। अगर मैं दोनों के प्रांत परिसर लिखूं तो देख लो, अगर मैं डोमेन लिखूं आर का तो आर का डोमेन होगा 1 2 3 और रेंज क्या होगा? 4 5। आर का रेंज क्या होगा? 4 5। और मैं अगर आर इनवर्स के डोमेन की बात करूं, आर इनवर्स के डोमेन की, तो 4 और 5 हो जाएगा। और रेंज की बात करूं आर इनवर्स के रेंज की तो 1 2 3 हो जाएगा। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? यह इसके बराबर है और यह वाला इसके बराबर। तो वही मैंने बताया कि आपका आर इनवर्स का जो डोमेन होगा रेंज हो जाएगा आर का, और रेंज जो होगा आर इनवर्स का वह डोमेन हो जाएगा आर के बराबर। समझ गया ना? तो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाएगा, है ना, जब हम उसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे तब, सॉरी प्रतिलोम संबंध निकालेंगे तब। मतलब प्रतिलोम निकालना बहुत ही आसान है। जो आपके पास रिलेशन दिया होगा ना, सभी क्रमित युग्म को खाली पलट के लिख दो, वही आपका क्या निकल जाएगा? प्रतिलोम फलन प्राप्त हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना? प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए आपको खाली क्रमित युग्मों को पलट देना है। ठीक है, प्रतिलोम फलन भी होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ नियम है। यहाँ पे कुछ नहीं नियम है, बस आपके पास अगर कोई संबंध आर दिया हो और उसका आपको प्रतिलोम संबंध निकालना होगा तो करना क्या होगा? सभी क्रमित युग्मों को पलट देंगे। हेलो, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं सर्वांग सम मॉड्यूलो संबंध के बारे में। सर्वांग सम मॉड्यूलो संबंध, अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्गुरेंस मॉड्यूलो रिलेशन। कॉन्गुरेंस मॉड्यूलो रिलेशन। चलिए देखते हैं कि सर्वांग सम मॉड्यूलो रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। मैं यहां पर मान लेता हूं, माना ए और बी कोई दो पूर्णांक है। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, तथा m कोई धन पूर्णांक है। m क्या है? एक धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक है। तो ए बी के सर्वांग सम
मॉड्यूलो m कहा जाता है, ए बी के सर्वांग मॉड्यूलो m कहा जाता है यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो, m से विभाज्य हो। और इसे कैसे लिखेंगे संकेत में, a सर्वांग सम b मॉड्यूलो m, a सर्वांग सम b मॉड्यूलो m। और इसका मीनिंग क्या है कि a माइनस बी जो है ना m से विभाज्य है। कहने का मतलब एक एग्जांपल से समझिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं यहां पे लिख देता हूं 27 सर्वांग सम 2 मॉड्यूलो 5, यानी कहने का मतलब है कि 27 माइनस 2 यानी कि 25 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये आपका सर्वांग सम मॉड्यूलो संबंध कहलाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे चैप्टर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसको आपको समझना होगा कि ये कहलाता क्या है। तो a सर्वांग सम b मॉड्यूलो m, इसका अर्थ है कि a माइनस बी जो प्राप्त होगा वह m से विभाज्य है। ठीक है, इसका मीनिंग आपको ये याद रखना होगा और इसका प्रयोग हम लोग चैप्टर में करेंगे। चलिए हम लोग एक प्रमेय देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो चलिए देखिए क्या प्रमेय है, बहुत ही अच्छा प्रमेय है, इसको हम लोग साबित करके देखेंगे। यदि R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो R इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध होगा। यानी कि अगर रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों है, ठीक है, तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य समित संक्रामक होगा। ठीक है, स्वतुल्य भी होगा, समित भी होगा और संक्रामक भी होगा, यानी कि तुल्यता संबंध होगा। अगर आर तुल्यता संबंध है तो उसका इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा, यह हमें साबित दिखाना, यानी कि उसका प्रतिलोम फलन भी तुल्यता संबंध होगा। चलिए अब हम इसको प्रमाणित करके देखते हैं। इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही अच्छा प्रमेय है। मैं यहां पे मान लेता हूं कि हमारे पास ए, बी तथा सी ये तीन एलिमेंट है जो समुच्च ए के अवयव है, समुच्च ए के अवयव है। ठीक है, ये ए, बी और सी क्या है, समुच्च ए के अवयव है। चलिए मान लेते हैं, माना आर जो है ना समुच्च ए पर एक संबंध है। ठीक है, समुच्च ए पर एक क्या है, हमारे पास संबंध है। यानी जब समुच्च ए पर संबंध है तो हम लिख सकते हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। जब वो संबंध है तो ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि आर इनवर्स भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अगर आर सबसेट है ए क्रॉस ए का तो इसको पलटोगे तो ए क्रॉस ए ही आएगा, यानी आर इनवर्स भी क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। जब आर इनवर्स सबसेट है ए क्रॉस ए का, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है। यानी पहले मैंने दर्शा दिया कि आर इनवर्स भी संबंध है। अब इसके स्वतुल्य समित और संक्रामक होने की हम लोग जांच करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए यानी कि हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। मान लेते हैं कि ए जो ऑर्डर्ड पेयर है ना बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए इसको पलटोगे तो ए ही आएगा। ए बिलोंग्स करेगा आर इनवर्स से, है ना, आर इनवर्स से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये कैसे लिख रहे हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से कैसे हुआ ये देखो, अगर ए बिलोंग कर रहा है आर से तो प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से आपको पता है कि प्रतिलोम कैसे निकल जाता है। तो प्रथम घटक को द्वितीय घटक और द्वितीय घटक को प्रथम घटक बना दिया जाता है, यानी इसको इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करेंगे तो यही ना आएगा जी। तो ये भी तो बिलोंग करेगा ना आर इनवर्स से, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। इसलिए यहां पे कह सकते हैं कि आर इनवर्स जो है ना, आर इनवर्स एक
स्वतुल्य संबंध है। तो सतुल्य हो गया। चलिए अब सम्मित के लिए बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित देख लेते हैं, फिर संक्रामक भी देखेंगे। तीनों देखना होगा ना जी, तभी ना ये तुल्यता संबंध होगा। चलिए देखते हैं, सम्मित की बात करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ए बी जो है ना एलिमेंट, ये बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से। जब ए बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि यहां बी ए बिलोंग करेगा आर से। जब ए बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो इसको पलट देंगे तो आर से बिलोंग करने लगेगा। कैसे? तो वही प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। ठीक है। अच्छा, जब बी ए बिलोंग कर रहा है आर से तो ए बी भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि आर जो है आपका तुल्यता संबंध है, यानी कि आर सम्मित होगा। आर आपका तुल्यता संबंध कह रहा है ना आपके प्रमेय में, तो यहां पे आर सम्मित होगा ना जी। तो आर सम्मित है, इसलिए अगर बी ए आर से बिलोंग कर रहा है तो ए बी भी आर से बिलोंग करेगा। तो जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो यहां लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स। इसको पलट दिए, बी ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। ये कैसे हुआ? तो प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ए बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। देख रहे हैं ना, इसलिए आर इनवर्स क्या हो जाएगा? सम्मित है। आर इनवर्स एक सम्मित संबंध है। तो हमने स्वतुल्य दिखा दिया, सम्मित भी दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक के लिए। तीनों होना चाहिए ना। चलिए अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए भी देख लीजिए, यहां पर मैं यहां पर मान लेता हूं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से तथा बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से। तो हम लोग प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से हम लोग कह सकते हैं कि यहां बी ए बिलोंग करेगा आर से। जब ए बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो बी आर से बिलोंग करेगा ना जी, तथा सी बी भी बिलोंग करेगा आर से। कैसे हुआ? तो प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लें, सी बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर। एक ही बात होगी, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, चूंकि आर संक्रामक है तो जब सी बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो सी ए भी आर से बिलोंग करेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आर संक्रामक है। आर तुल्यता संबंधी है ना, तो इसलिए वो संक्रामक होगा ना, इसलिए संक्रामक है। इसलिए ऐसा सी ए भी बिलोंग कर आर से, क्योंकि सी बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो सी ए भी आर से बिलोंग करेगा। और जब सी ए आर से बिलोंग कर रहा है तो यहां लिख सकते हैं कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। इसको पलट दिए, कैसे हुआ? तो प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से और ए सी भी बिलोंग कर जा रहा है आर इनवर्स से। ये दोनों होने के बाद ये तीसरा ये हो जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि आर इनवर्स एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। तो यहां क्या देखा हमने कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अतः आर इनवर्स एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, यानी हमने यहां पे साबित करके दिखा दिया कि अगर आर तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो संबंधों का संयोजन की। दो संबंधों का संयोजन अब हम लोग देखेंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। दो संबंधों का संयोजन। दो संबंधों का संयोजन कैसे हम लोग इसे परिभाषित करेंगे, इसको देखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, यदि ए बी तथा सी
कोई तीन समुच्चय है, कोई तीन समुच्चय है, ठीक है। किस प्रकार के समुच्चय? जहां R जो है A से B में तथा S B से C में कोई दो संबंध है। यानी देखिए R एक ऐसा रिलेशन है जो A से B में है और S एक ऐसा रिलेशन है जो B टू C में है, ठीक है। R A से B में है और S B से C में है, यानी कि R सबसेट है A क्रॉस B का और S सबसेट है B क्रॉस C का। इसका मतलब यह हुआ, समझे ना। तब संबंधों R तथा S का संयोजन S ऑफ R समुच्चय A से C एक संबंध होता है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, कैसे एस ऑफ आर परिभाषित है? उसमें एलिमेंट ए सी के पेयर में होंगे, जहां बी जो होगा ना सेट बी का एक एलिमेंट होगा, और वो कैसा एलिमेंट होगा? एक ऐसा एलिमेंट होगा या एक ऐसा अवयव है, बी एक ऐसा अवयव है कि ए बी बिलोंग करेगा आर से तथा बी सी बिलोंग करेगा एस से, तो ए सी बिलोंग करेगा एस ऑफ आर से। अब देखो यहां पे थोड़ा इसको समझने वाली बात है। हमारे पास ए बी सी कोई तीन समुच्चय है और एक आर एक ऐसा रिलेशन है जो ए टू बी में है, यानी आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, और एस एक ऐसा रिलेशन है जो कैसे है बी टू सी में है, यानी कि एस सबसेट है बी क्रॉस सी का। तो आर तथा एस का संयोजन एस ऑफ आर कहलाता है। और ये कैसे होता है? तो ये ए टू सी में एक संबंध होता है। एस ऑफ आर क्या होता है? ए से सी में एक संबंध होता है, यानी जो एस ऑफ आर होगा वह सबसेट होगा ए क्रॉस सी का, ठीक है। ये एस ऑफ आर ए से सी में संबंध होता है, यानी कि एस ऑफ आर सबसेट होगा ए क्रॉस सी का। और कैसे ये परिभाषित होगा? तो उसमें एलिमेंट ए कॉमा सी के ऑर्डर पेयर में आएंगे, जहां बी सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होगा जहां पे ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी एस से बिलोंग करेगा, तो ए और सी बिलोंग करेगा एस ऑफ आर से। अब इसको एक एग्जाम्पल से यहां पर समझा जाए। मैं मान लेता हूं एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 4 5 6 और एक सेट सी है जिसका एलिमेंट है 7 8 9। डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं रिलेशन आर ए टू बी में कुछ इस प्रकार से लिखता हूं 1 4 2 5 3 6, समझे ना। और एक रिलेशन एस इस प्रकार से लिखता हूं बी टू सी में, ये आर ए टू बी में हुआ, देख रहे हैं ना, और एस जो है बी टू सी में लिख रहा हूं, जैसे कि आपके ऊपर जो स्टेटमेंट देख रहे हैं ना उसी के अनुसार 4 7 5 8 6 9। अब देख लो यह जो आर रिलेशन है यह क्या है? ए से बी में है और एस कैसे है? बी टू सी में। तो एस ऑफ आर क्या कहलाता है? फलन आर संबंध आर तथा एस का संयोजन होता है, संबंध आर तथा एस का संयोजन होता है। और ये कैसे परिभाषित होगा? तो उसके एलिमेंट ए सी के ऑर्डर पेयर में होंगे, जहां बी सेट बी का एक ऐसा अवयव है जहां ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी एस से बिलोंग करेगा, तो ए सी बिलोंग करेगा एस ऑफ आर से। चलिए देखते हैं, यहां देखिए 1 4 आर से बिलोंग कर रहा है, 4 7 एस से बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 7 किससे बिलोंग करेगा? एस ऑफ आर से, यानी यहां 1 7 ले लेंगे, समझे ना। 1 4 है, यहां 4 7 है, तो इसमें 1 7 आ जाएगा। यहां 2 5 है, यहां 5 8 है,
देख रहे ना, यहाँ 5 8 है तो यहाँ 2 और 8 आ जाएगा एस ऑफ आर में, समझ रहे ना। यहाँ देखो 2 5 5 8 तो यहाँ पे 2 और 8 होगा इसके अनुसार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 6 है, यहाँ 6 9 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 9 आ जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग दो संबंधों का संयोजन किस तरह से निकालते हैं समझ गए। हम लोग फलनों का भी संयोजन सीखेंगे अगले चैप्टर में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तुल्यता वर्ग के बारे में। तुल्यता वर्ग यानी इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहां पे इसे परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से, माना किसी अरिक्त समुच्चय ए पर R एक तुल्यता संबंध है। R क्या है, एक तुल्यता संबंध है समुच्चय ए पर, यानी कि वो सतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, ठीक है। माना ए समुच्चय ए का कोई अवयव है, ए जो एलिमेंट है समुच्चय ए का कोई अवयव है, सदस्य है, एलिमेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए से संबंध R द्वारा संबंधित है को ए को शामिल करते हुए तुल्यता वर्ग कहते हैं। और इसे तुल्यता वर्ग इस तरह से लिखेंगे, ये तुल्यता वर्ग ए कहेंगे, से सूचित किया जाता है। तो देख लीजिए ये तुल्यता वर्ग क्या होता है। तो तुल्यता वर्ग x, जहां x किससे बिलोंग करेगा, a से तथा x रिलेटेड होगा a से उस दिए गए रिलेशन में, यानी कि जो आपके रिलेशन होंगे, अगर मान लीजिए आपको एक का तुल्यता वर्ग निकालना है, चाहे ए का तुल्यता वर्ग निकालना है, यहां देख लीजिए ए का तुल्यता वर्ग निकालना है, तो हमें देखेंगे, हमें देखना होगा कि ए किसके साथ, किन किन एलिमेंट के साथ संबंधित है उस दिए हुए समुच्चय में, उन सभी का समुच्चय ही आपका तुल्यता वर्ग कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर ए एक सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3, और आर एक मैं रिलेशन ले लेता हूं जिसमें दिया है 1 3 2 3, ठीक है। अब मैं यहां कहूं कि 3 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, 3 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, तो हमें देखना होगा कि 3 किसके साथ रिलेटेड है। तो 3 1 के साथ रिलेटेड है और 2 के साथ रिलेटेड है, समझे ना। तो इसमें 1 और 2 आ जाएगा। तो यहां देख लीजिए, आप परिभाषा में देख लीजिए कि तुल्यता वर्ग क्या होता है, कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए पर एक संबंध R तुल्यता संबंध हो और ए एलिमेंट समुच्चय ए का कोई अवयव हो, तो समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए से संबंध R द्वारा संबंधित है। तो देख लीजिए, अगर हमें 3 का निकालना होगा तुल्यता वर्ग, तो 3 देखेंगे किसके साथ संबंधित है। 3 एक के साथ संबंधित है और 2 के साथ संबंधित है, को ए को शामिल करते हुए तुल्यता वर्ग कहते हैं, यानी कि इसको भी शामिल करना होगा और ये जिन एलिमेंट के साथ है ना संबंध बनाना होगा उसको भी, यानी 1 2 तो रहेगा ही, इसके साथ साथ इसमें 3 भी आ जाएगा। यानी कि जिस एलिमेंट का हमें तुल्यता वर्ग निकालना होगा वह एलिमेंट किसी संबंध में किसके साथ रिलेटेड है, उन सभी एलिमेंट को लिखना होगा और उस एलिमेंट को भी वहां पे लिखना होगा। तो आपका क्या कहलाएगा, वो तुल्यता वर्ग यानी कि इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। तो अब वीडियो को इन करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, अब सीधे एक्सरसाइज में ही चलने वाले हैं।
आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है।